नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा आपको पहले से ही पता होता है। इस बार भारत का राष्ट्रपति चुनाव भी एक ऐसा ही मुकाबला है जिसका नतीजा पूरे देश को पहले से ही पता है। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है और अब 20 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन भारत के अगले राष्ट्रपति की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस घोषणा से पहले ही पूरा भारत ये जानता है कि रामनाथ कोविंद ही भारत के 14वें राष्ट्रपति होंगे। हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी लोकसभा चुनाव की होती है और इसीलिए देश के ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव आखिर होते कैसे हैं। इसलिए हमने आज का विश्लेषण इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया है। हम आपको राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में आज बताएंगे और इससे जुड़ी राजनीति को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके साथ ही आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर भी बात करना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है जिसने आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी को रुकवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया हो सकता है कि ऐसा करना अवैध ना हो, लेकिन ये अनैतिक जरूर है। गोपाल कृष्ण गांधी अगर राष्ट्रपति होते, यानी राष्ट्रपति पहले बन गए होते, तो अफजल गुरु और याकूब मेमन आज जिंदा घूम रहे होते, आजाद घूम रहे होते। इसके अलावा आज हमारे पास हर उम्र के लोगों को प्रेरणा देने वाली एक खबर है और इस खबर के नायक हैं टेनिस के चैंपियन खिलाड़ी रॉजर फेडरर, जिन्होंने 35 साल और 11 महीने की उम्र में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अपनी फिटनेस और जज्बे की वजह से फेडरर सबसे ज्यादा उम्र में विंबलडन जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। खास बात यह है कि इस बार के विंबलडन में उन्होंने एक भी सेट नहीं हारा। ऐसे प्रदर्शन के लिए बहुत मेहनत और तैयारी की जरूरत होती है। रॉजर फेडरर ने उम्र के जिस पड़ाव पर यह सफलता हासिल की है, उससे उनका कद और बढ़ गया है। फेडरर दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि अगर किसी के अंदर इच्छा शक्ति हो तो वो बढ़ती हुई उम्र की सीमाओं को तोड़ सकता है। ये संभव है। इस खबर में प्रेरणा की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसीलिए इस विश्लेषण के दौरान आप अपने घर के युवाओं को अपने साथ जरूर बैठाइएगा। जब इंडिया के ज्यादातर महानगरों के संभ्रांत लोग वीकेंड मना रहे थे, तब भारत के 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। इन 4 मौतों ने देशव्यापी चिंता या दुख की कोई लहर पैदा नहीं की। ये मौतें किसी आंदोलन या नॉट इन माई नेम जैसे डिजाइनर प्रदर्शन की वजह से नहीं बन सकी और मरने वाले 4 सफाई कर्मचारियों के धर्म और जाति के बारे में भी किसी मीडिया हाउस ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज इन 4 लोगों की मौत पर बात करना जरूरी है। आज सवाल यह है कि क्या भारत अपने आर्थिक बाहुबल के बावजूद मैनहोल में हर साल मरने वाले करीब 1000 लोगों की जान नहीं बचा सकता? हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर बनने जा रहे हमारे देश में आज भी हर सड़क पर जगह जगह मैनहोल बने हुए हैं और उनकी सफाई के लिए किसी जीते जागते इंसान को ही इस गंदगी में उतरना पड़ता है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये सारा काम मशीनों के जरिए हो सके? अगर ऐसा हो जाए तो हर साल करीब 1000 लोगों की जान बच सकती है। ये आपके विचारों को जगाने वाली खबर है, इसलिए आपको इसे आज जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू के नाम पर मुहर लगी। वेंकैया कल सुबह 11 बजे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। 68 साल के वेंकैया नायडू मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उनका मुकाबला गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। गोपाल कृष्ण गांधी को 18 विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। देश का 14वां राष्ट्रपति चुनने के लिए आज संसद और 31 विधानसभाओं में मतदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सबसे पहले वोट डाला, जबकि गुजरात के विधायक और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी संसद में ही मतदान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद होने के बावजूद यूपी विधानसभा में अपना वोट डाला। दिल्ली में 3 को छोड़कर सभी सांसदों ने मतदान किया। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस बार राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। करीब 10 राज्यों में 100% मतदान हुआ। The voting, the
Parliament House and in the state capitals was taken up simultaneously. The voting all over has been reported to be peaceful in a very orderly manner. राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वोट डालने के बाद कहा कि रामनाथ कोविंद की जीत पक्की है। ये फोरगॉन कंक्लूजन है कि रामनाथ जी कोविंद राष्ट्रपति चुने जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में कई पार्टियों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के 6 और कांग्रेस के 1 विधायक ने पार्टी लाइन के खिलाफ रामनाथ कोविंद को वोट दिया। गुजरात के बीजेपी विधायक नलिन कोटडिया ने मीरा कुमार को वोट दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने रामनाथ कोविंद को वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। शिवसेना ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर सवाल खड़ा किया है। शिवसेना के मुताबिक गोपाल कृष्ण गांधी ने 1993 के मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा रुकवाने की कोशिश की थी। याकूब की सजा खारिज करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी थी। पूरा देश चाहता था कि तुरंत उसको फांसी हो जाए, फिर भी गोपाल गांधी जैसे कुछ मानवतावादी लोग यहाँ इस देश में रहे, जिसने आखिर तक याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए जी जान से कोशिश की। कांग्रेस ने शिवसेना के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस के मुताबिक गोपाल कृष्ण गांधी अहिंसावादी हैं और इसी वजह से उन्होंने फांसी की सजा का विरोध किया था। उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। उसको गलत ढंग से पेश करना शर्म की बात है। गोपाल कृष्ण गांधी कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर से लगती सीमा पर किसी भी तरह की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से फोन पर बातचीत में कहा कि भारत सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन उसे सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब देने का अधिकार है। इस बीच पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के उरी, पुंछ, राजौरी और भीमबर गली सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में राजौरी में सेना के जवान नायक मुदस्सर अहमद शहीद हो गए, जबकि उरी सेक्टर में एक जवान घायल हो गया। वहीं भीमबर गली सेक्टर में एक बच्ची की मौत हो गई। फायरिंग देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे दिल में बहुत ही डर पैदा हो चुका है। देखो, लोग घरों को छोड़कर भाग गए, यहाँ से कोई भी नजर नहीं आ रहा है हमारे गाँव में। भारी गोलाबारी को देखते हुए प्रशासन ने राजौरी सेक्टर के मांझाकोट और डुंगी इलाके में स्कूलों को बंद कर दिया है। यूपी एटीएस ने लश्कर के एक आतंकी को मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा है। सलीम खान नाम का ये आतंकी यूएई में रह रहा था। वीजा एक्सपायर होने के बाद वहां से डिपोर्ट किया गया है। सलीम खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। कल मुंबई पहुंचते ही सलीम खान को हिरासत में ले लिया गया था। आज यूपी एटीएस ने मुंबई पुलिस की मदद से अपनी कस्टडी में ले लिया। में ये एलईटी का मेंबर है और इसको गिरफ्तार किया गया है। हमारी एटीएस की टीम वहां मुंबई में है और इसको रिमांड पर लिया जा रहा है। सलीम खान यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। कुछ दिन पहले फैजाबाद में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट आफ्ताब ने बताया था कि सलीम उसे विदेश से निर्देश देता था और पैसे भी भेजता था। एटीएस को शक है कि 2008 में यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में भी सलीम शामिल था। इस मामले में गिरफ्तार कौसर और शरीफ ने सलीम के साथ पीओके के मुजफ्फराबाद में लश्कर के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने की बात कबूल की थी। एनआईए की टीम को मामला संदर्भित कर दिया गया है। एनआईए की टीम आप जानते हैं पहले भी आ चुकी है, एक प्रिलिमिनरी वो कर चुकी है, रेकी कर चुकी है और एनआईए की टीम बहुत जल्दी इसको ले लेगी। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के मामले में आज एटीएस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे से लखनऊ में पूछताछ की। अनिल दोहरे कन्नौज से विधायक हैं। 11 जुलाई को अनिल दोहरे की सीट के नीचे खतरनाक विस्फोटक PETN यानी पेंटा अरिथ्रोटॉल टेट्रा नाइट्रेट मिला था। एटीएस ने लखनऊ में विधायक के आवास पर उनका बयान दर्ज किया। हमने कहा था हमसे जो पूछना है हमें जो जानकारी होगी बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत जानकारी हमें है नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद तो हमें पता चला कि ये जब हुआ कि ये इस तरह से यहाँ रखा था, तो जो हमसे सहयोग होगा हम तो सहयोग करने के लिए तैयार है। विधानसभा की सीट नंबर 80 के नीचे विस्फोटक मिला था। आमतौर पर इस सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे बैठते हैं। एटीएस मनोज पांडे से भी पूछताछ कर चुकी है। एटीएस के अलावा इस मामले की जांच एनआईए भी कर रही है। बेंगलुरु की डीआईजी जेल डी रूपा का तबादला ट्रैफिक विभाग में कर दिया गया है। रूपा ने जेल में बंद एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला नटराजन को मिल रही वीआईपी सुविधाओं का खुलासा किया था।
जी न्यूज के पास शशिकला की बैरक की खास तस्वीरें हैं। तस्वीरों में प्रेशर कुकर, गद्दा और कुछ खास चीजें रखी दिखाई दे रही हैं। रूपा ने आरोप लगाया था कि जेल में शशिकला को स्पेशल किचन और योग के लिए अलग से रूम दिया गया था। रूपा ने अपनी रिपोर्ट में जेल के डीजीपी एचएन सत्यनारायण राव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कर्नाटक सरकार ने राव का भी ट्रांसफर किया है। सरकार ने ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। I never expected that CM is going to take such an hasty decision, transferring Rupa before taking any proper steps. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उन्हें गुलदस्ता न दिया जाए। गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि मोदी के स्वागत में खादी का रुमाल या एक फूल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा पीएम मोदी को किताब भी गिफ्ट में दी जा सकती है। हालांकि नसीहत के बावजूद पीएम मोदी जब राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए पहुंचे तो केंद्रीय मंत्रियों ने फूल देकर उनका स्वागत किया और पीएम ने भी मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार किया। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि क्यों न बुके की जगह बुक देने की परंपरा शुरू कर दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा है कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को जमा करने का मौका अब नहीं दिया जा सकता। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर पुराने नोट जमा कराने का फिर से मौका मिला तो काले धन पर काबू पाने के लिए की गई नोटबंदी का उद्देश्य ही परास्त हो जाएगा। ऐसे में बेनामी लेन देन और नोट जमा कराने में किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करने के मामले बढ़ जाएंगे। सरकारी विभागों को ये पता लगाने में दिक्कत होगी कि कौन से केस सही हैं और कौन फर्जी हैं। नोटबंदी के वक्त छूट दिए जाने की वजह से पेट्रोल पंप, रेलवे, एयरलाइंस बुकिंग और टोल प्लाजा पर जमकर काले धन का इस्तेमाल किया गया। 1978 में हुई नोटबंदी में नोट जमा कराने के लिए सिर्फ 6 दिन दिए गए थे, जबकि इस बार सरकार ने 51 दिन दिए, जो काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका दिया जा सकता है। इस मामले में आरबीआई का जवाब अभी आना बाकी है। अभिनेता संजय दत्त को जेल से 8 महीने पहले रिहा करने पर महाराष्ट्र सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि संजय दत्त को नियमों के मुताबिक ही सजा में छूट दी गई थी। संजय दत्त के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनकी सजा कम की गई थी। दरअसल संजय दत्त को समय से पहले रिहा करने और बार बार पैरोल दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में महाराष्ट्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। संजय दत्त को गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा हुई थी। फरवरी 2016 को संजय दत्त पुणे की यरवड़ा जेल से रिहा हुए थे। ओडिशा में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। रायगढ़ और कालाहांडी जिले में बाढ़ में हजारों लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नौसेना के 4 हेलीकॉप्टर लोगों की मदद के लिए लगाए जा रहे हैं। इनसे लोगों को खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से लोग अपने घरों की छत पर फंसे हुए हैं। लोगों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने एयरफोर्स की मदद मांगी थी। कालाहांडी जिले में बाढ़ के पानी की वजह से NH-26 ठप हो गया है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।